नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज बहुत सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का नाटो प्लस से संबंधित आर्टिकल, फिर हर घर जल मिशन, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से संबंधित। यहाँ पे बीच में पुतिन वाला आर्टिकल है, वो भी डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का एक छोटा सा आर्टिकल है डार्क पैटर्न से संबंधित, वो डिस्कस करेंगे। ग्रीडफ्लेशन एक टर्म है जो काफ़ी सुर्खियों में है, द हिंदू में इसके बारे में आर्टिकल है, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आज की एथिकल टर्म देख लेते हैं, मोरल एजेंट। मोरल एजेंट देखो वो होता है जिसको सही और गलत की परख है, जिसको पता है ये एक्शन सही है, ये एक्शन गलत है, जिसके पास मोरल एक्शंस लेने की क्षमता होती है। और अगर वो गलत एक्शन लेता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं कोई फ़ोन चुराता हूँ, तो जाहिर तौर पे मुझे सही और गलत का परख है, मैं फ़ोन चुरा रहा हूँ तो मेरा ये एक्शन गलत है, मैं मोरल एजेंट हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मैंने फ़ोन क्यों चुराया। लेकिन देखो मान लीजिए 2 साल का बच्चा अगर फ़ोन चुराता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको मोरल एक्शन लेने की उसके पास क्षमता ही नहीं है, उसे सही और गलत का पता ही नहीं है, तो वो मोरल एजेंट नहीं है 2 साल का बच्चा। उसी प्रकार से कोई एनिमल मान लीजिए फ़ोन चुरा लेता है तो वो मोरल एजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सही गलत की परख नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है एथिकल और मोरल डिसीजंस लेने की। समझ गए? मोरल एजेंट मतलब वो पर्सन जिसके पास में मोरल एक्शंस लेने की कैपेबिलिटी है, जिसे सही और गलत की परख है, जिसकी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यूएस की तरफ से इंडिया को ऑफर आया है। इंडिया अगर नाटो प्लस का मेंबर बनना चाहता है तो बन सकता है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो मार्च 2023 में ना एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, नाटो फोकस ऑन साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन। इस मीटिंग में यूनाइटेड स्टेट्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है नाटो में, यूएस डिप्लोमेट जो है नाटो में, जूलियन स्मिथ, उन्होंने ये बोला कि नाटो अलायंस जो है वो इंडिया के साथ और ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए तैयार है अगर इंडिया चाहता है तो। इसके साथ साथ यूएस हाउस सिलेक्ट कमेटी एक कमेटी है। किस टॉपिक पे है ये कमेटी? स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इस कमेटी ने भी यही कहा मई 2023 में कि नाटो प्लस को मजबूत करने की आवश्यकता है इस नाटो प्लस ग्रुप में इंडिया को शामिल करके। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं साफ तौर पे बताते हैं, यूएस चाहता है कि इंडिया नाटो प्लस का मेंबर बन जाए। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर ये नाटो प्लस क्या है? नाटो तो हमने सुना है, नाटो भी मैं आपको बता देता हूं। नाटो ग्रुप बना था देखो 1949 में। किसके अगेंस्ट? उस समय यूएसएसआर के अगेंस्ट, यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए यह ग्रुप बना था नाटो 1949 में। इसमें आज के समय में 31 देश हैं। फिनलैंड सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है नाटो का। नाटो का एक मेन प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस का। नाटो के किसी मेंबर पे भी हमला होता है तो इसे पूरे ग्रुप पर हमला माना जाता है और उस हमले का जवाब फिर पूरा ग्रुप देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बिल्ली है, बिल्ली पर कुत्ते ने अटैक किया ना, तो ये चारों बिल्लियां एक साथ फिर उस अटैक का जवाब देंगी कुत्ते को। इसी कंसेप्ट पर काम करता है नाटो भी। चूंकि देखो इन 4 बिल्लियों ने ग्रुप बना लिया, इसलिए कुत्ता इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करता, डरता है कुत्ता। इसी वजह से दूसरी जो बिल्लियां हैं वो भी इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहती हैं कि यार हमें भी ग्रुप में शामिल कर लो। बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोप के जो नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं ताकि रशिया समेत दूसरे देशों से उनकी सुरक्षा हो सके। तो ये तो है नाटो के बेसिक्स हमने समझे। अब देखो 2 क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि सर आपने बताया
नाटो बना था यूएसएसआर के अगेंस्ट। यूएसएसआर तो अब खत्म हो चुका है। यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए और उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा है रशिया। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, शुरुआत में यूएसएसआर के अगेंस्ट बना था नाटो और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ इसे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यूएस ने नहीं किया। आज के समय नाटो का फोकस रशिया पर है। देखो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, तो नाटो पहले से ज्यादा एकजुट हो गया। नाटो की मेंबरशिप के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ गई, क्योंकि पहले तो ना नाटो के मेंबर कंट्रीज को भी लग रहा था कि अब यूएसएसआर तो है नहीं, अब इस ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है। बट जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया ना, मेंबर कंट्रीज को लगना लगा कि अरे यार इस ग्रुप की तो वैल्यू है। कल को रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो पूरा नाटो मिलकर रशिया को जवाब देगा। समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि नाटो और नाटो प्लस में डिफरेंस क्या है। देखो नाटो प्लस कोई औपचारिक रूप से ग्रुप नहीं है, लेकिन डिबेट्स में, डिस्कशंस में नाटो प्लस के कंसेप्ट को कोट किया जाता है। जहां नाटो की मेंबरशिप है 31 कंट्रीज, नाटो प्लस में ये 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। ये सारे ना यूएसए के एलाय कंट्रीज हैं, मित्र देश हैं। इस ग्रुप को किस लिए बनाया गया? इस ग्रुप को इसलिए बनाया गया कि नाटो प्लस में नाटो प्लस यानी ये 5 देश प्लस यूएसए, इन सब के बीच में आसानी से ना कोऑर्डिनेशन हो सके, बढ़िया मिल के काम कर सके ये सारे लोग। जहां एक तरफ देखो नाटो का तो प्रिंसिपल है एक पे हमला सब पे हमला, नाटो प्लस में ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। जहां एक तरफ नाटो का मकसद है रशिया की डोमिनेंस को कम करना, रशिया का सामना करना, नाटो प्लस का मकसद है चाइना की डोमिनेंस को कम करना। चाइना पे फोकस करता है नाटो प्लस। इसके बाद राइटर बोलते हैं अगर देखो इंडिया नाटो प्लस या फिर नाटो का मेंबर बन जाता है तो इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया को देखो बहुत कुछ मिलेगा। इंडिया को हथियार मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, इंटेलिजेंस इंडिया के साथ शेयर की जाएगी। इंडिया नाटो या फिर नाटो प्लस के मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर सकेगा, डिफेंस में मिलकर ऑपरेशंस चला सकेगा। इंडिया की डिफेंस की जो ताकत है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। इंडिया की जो मिलिट्री है वो और ज़्यादा मॉडर्न होगी और डेटरेंस भी क्रिएट होगी। इंडिया नाटो का मेंबर बनता है तो फिर चाइना इंडिया के ऊपर हमला करने से पहले 20 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है अब इंडिया नाटो का मेंबर है, अगर अब हमने इंडिया पे हमला किया तो पूरा नाटो इस हमले का जवाब देगा। तो ये सब फायदे होंगे अगर इंडिया नाटो का मेंबर बनता है तो। अब बात करते हैं नुकसान क्या होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर इंडिया नाटो फ्रेमवर्क में आता है ना, मतलब कि या तो नाटो का या फिर नाटो प्लस का मेंबर बनता है ना, तो एकदम से रशिया के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे, क्योंकि नाटो तो बना ही शुरुआत में रशिया के अगेंस्ट था और नाटो प्लस चाइना के अगेंस्ट। तो रशिया को लगेगा यार अब इंडिया हमारा पहले जैसा दोस्त नहीं रहा, अब तो इंडिया यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गया है। देखो अभी भी हमें रशिया की आवश्यकता तो है, अभी भी डिफेंस का एक बड़ा इंपोर्ट हम रशिया से करते हैं, और चाइना का जो स्टैंड रहता है ना इंडिया के अगेंस्ट, उस स्टैंड को चेंज करने में रशिया रोल प्ले करता है। रशिया समझाता है चाइना को कि यार आप इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव मत रहो, इंडिया उतना बेकार नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो फिर चाइना अपनी एग्रेशन इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा कम करता है। लेकिन जैसे ही इंडिया नाटो का मेंबर बना ना, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस एकदम से खराब हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, देखो चाइना ने बहुत चुनौतियां अभी हमारे सामने पेश करके रखी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 50,000 सैनिक दोनों देशों के तैनात हैं, इतनी हाइट्स पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बन रहा है, इंडिया का काफ़ी पैसा और एनर्जी भी जा रही है। अगर इंडिया नाटो का मेंबर बनता है ना, तो चाइना को एक और रीजन मिल जाएगा। चाइना बोलेगा कि यार इंडिया तो यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गया, इसलिए बॉर्डर पे सुरक्षा जरूरी है। तो चाइना और ज़्यादा सैनिकों की तैनाती कर देगा एलएसी पर, और ज़्यादा हथियार तैनात कर देगा।
तो उस समय यूएसए इंडिया का बचाव नहीं करेगा। उस समय इंडिया को भी उतने ही सैनिक बॉर्डर पर तैनात करने पड़ेंगे जितने चाइना ने किए हैं। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल भरी सिचुएशन रहेगी। इवन सेकंड पॉइंट में ही आप एक और चीज़ देखिए, अभी देखो ताइवान को लेके जैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना इंडिपेंडेंट है, बट एक बार इंडिया नाटो का मेंबर बन गया ना, तो जो यूएसए का स्टैंड है ताइवान के ऊपर वही स्टैंड इंडिया को रखना पड़ेगा। इंडिया की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना चाइना को लेके वो रहेगी ही नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी बिल्कुल भी। जो यूएसए का स्टैंड रहेगा ताइवान या फिर दूसरे इश्यूज पर वही इंडिया को मानना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखो, हमेशा से इंडिया ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी अपनाता आया है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेते हुए फैसले लेना, ना कि यूएसए, रशिया या फिर किसी दूसरे मेजर कंट्री के कहने पे। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रीसेंट एग्जांपल। अभी यूएसए ने उन देशों पे सेक्शंस लगा दिए थे जो रशिया से ट्रेड कर रहे थे, बोल दिया था कि रशिया से तेल मत परचेज कीजिए। बावजूद इसके यूक्रेन वार के बाद इंडिया ने रशिया से तेल परचेज किया क्योंकि इंडिया को रशिया से तेल सस्ता मिल रहा था। तो ये पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। इंडिया यूएसए के दबाव में नहीं आया, इंडिया ने अपना फायदा देखते हुए फैसला लिया। लेकिन देखो एक बार इंडिया नाटो का मेंबर बन गया ना, नाटो या फिर नाटो प्लस का, तो इंडिया ये पॉलिसी नहीं अपना सकेगा कि अपने फायदे को देखते हुए फैसले लेना। फिर तो इंडिया को यूएसए की बात माननी पड़ेगी। इससे इंडिया की जो इमेज है ना पड़ोसी देशों में भी खराब होगी, पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते खराब होंगे। आपको याद होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी, पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इंडिया की काफ़ी तारीफ करी थी कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, इंडिया अपना फायदा देखते हुए फैसले लेता है। लेकिन मेंबर बनने के बाद इंडिया ये पॉलिसी नहीं अपना सकेगा। लास्ट में राइटर बोलते हैं, माना देखो नाटो का मेंबर अगर इंडिया बनता है तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, बट उससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और इंडिया की अपनी जो स्ट्रेटजी है ना सुपर पावर बनने की, वो स्ट्रेटजी फिर डाइल्यूट हो जाएगी। इंडिया का अपना जो स्टेटस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो स्टेटस फिर डाइल्यूट हो जाएगा। आप यूएसए के अलाई कंट्रीज देखिए, जैसे देखो जापान है, साउथ कोरिया है, फिलहाल इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये यूएसए के हिसाब से चलते हैं, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इनका उतना रोल भी नहीं रहता है। इसलिए अभी के लिए ना क्वाड ही इंडिया के लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर इंडिया कुछ करना भी चाहता है तो क्वाड को एक नई एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है, ये ग्रुप ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। इस ग्रुप में रहकर इंडिया एक्टिवली आवाज़ उठा सकता है, यूएसए के अलाई कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर सकता है। लेकिन अभी के लिए इंडिया को नाटो या फिर नाटो प्लस का मेंबर नहीं बनना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हर घर जल मिशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। हर घर जल मिशन है क्या? इसे जल जीवन मिशन भी कहा जाता है। यह लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2019 में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। इस मिशन का लक्ष्य यह है 2024 आते आते हमारे देश में सभी जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं ना, ग्रामीण इलाकों में जितने भी घर हैं, सभी घरों में एक फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि गांव के हर एक घर में एक फंक्शनल टेप कनेक्शन हो, यानी नल का कनेक्शन हो, पाइप का कनेक्शन हो और उसमें पानी आता हो। मिशन को किसके द्वारा फंड किया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलकर। अभी का क्या स्टेटस है? देखो जुलाई 2023 तक 124 मिलियन हाउस होल्ड्स, यानी कि 64% रूरल हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको ये फंक्शनल टेप कनेक्शन मिल गया है। लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसी है ग्रामीण इलाकों में जिनको ये पीने के पानी वाला कनेक्शन नहीं मिला है। मेन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? अब कई एरिया आपको पता है हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिमोट हैं, बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में हैं, वहाँ तक पाइप पहुँचाना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है उन एरियाज़ तक पहुँचना। और एक बार पाइप बिछ भी गई तो ये इंश्योर करना कि लगातार पानी वहाँ पे जाता रहे सस्टेनेबल बेसिस पे, ये भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन देखो पानी की इंपॉर्टेंस तो आपको पता है, पानी है तो जीवन है। बहुत सारे रोग हमारे देश में पानी की वजह से होते हैं कि पीने का पानी साफ नहीं है, इस वजह से मलेरिया, डेंगू जैसे अनेकों रोग हो जाते हैं। तो इसलिए
सरकार को इस मिशन को अचीव करने के लिए डबल एफर्ट्स लगाने चाहिए। अभी का क्या स्टेटस है वो मैं आपको टेबल के माध्यम से बताता हूं। देखो ये सारा डेटा दिया हुआ है, लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं, टेबल में डेटा को अरेंज किया जाता है ना तो आसानी से पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखो अगस्त 2009 तक ना 16% रूरल हाउस होल्ड्स ऐसे थे जिनको फंक्शनल टेप कनेक्शन मिल गया था, और अभी का डेटा ये कहता है 64% रूरल हाउस होल्ड्स को अभी तक फंक्शनल टेप कनेक्शन मिल गया है अभी, लेकिन 36% रूरल हाउस होल्ड्स अभी भी बाकी हैं। सरकार ये कहती है 2023 के अंत तक 75% रूरल हाउस होल्ड्स को हम फंक्शनल टेप कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, बट आर्टिकल में कहा जाता है ये टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं है। अगर हो भी गया तो सरकार ने जो टारगेट रखा था ना कि 2024 से पहले हम सभी रूरल हाउस होल्ड्स को फंक्शनल टेप कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, वो टारगेट सरकार का अचीव नहीं होगा। हालांकि जितनी प्रोग्रेस सरकार ने इस टारगेट को अचीव करने में की है ना वो भी मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आसान नहीं था इतने रूरल हाउस होल्ड्स को पीने का पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करना। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक हम इस मामले में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन देखो बीच में ना प्रोग्रेस रुक गई दो रीजंस की वजह से। एक तो बीच में महामारी आ गई तो काम बीच में ठप पड़ गया। दूसरा रशिया यूक्रेन वार की वजह से ना इंडिया पाइप्स वगैरह नहीं इंपोर्ट कर पा रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो चाहिए उसको इंपोर्ट करने में भी दिक्कत आ रही है। इस वजह से इंडिया इस मिशन को, जल जीवन मिशन को टारगेट अचीव करने की दिशा में ना थोड़ा स्लो हो गया। इसके बाद देखो राइटर ना डेटा को लेके कुछ कंसर्न्स भी व्यक्त करते हैं। कंसर्न्स जैसे सबसे पहले ये जो डेटा दिया गया है ना स्टेट्स के द्वारा दिया गया है कि 64% रूरल हाउस होल्ड्स को अभी तक फंक्शनल टेप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है। अब आप एक चीज देखिए, स्टेट्स के डेटा के अनुसार 1,68,157 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी हर रूरल हाउस होल्ड्स में पीने का कनेक्शन जो है प्रोवाइड किया जा चुका है। इतने गांव हैं, और टोटल गांव है कितने इंडिया में? ऑलमोस्ट देखो 6,50,000 के आसपास हैं। तो स्टेट्स का ये कहना है कि इतने गांव में ऑलमोस्ट 1,70,000 गांव में हमने हर घर में पीने के पानी का कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। बट देखो इन गांव की जो ग्राम पंचायत है ना वो इस आंकड़े को मानने को तैयार नहीं है। ऑलमोस्ट सिर्फ 59,000 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिन्होंने सर्टिफाई किया है कि हाँ भैया स्टेट गवर्नमेंट ने अब हर घर में पीने का पानी का कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। स्टेट का कहना ज़्यादा गांव का है, लेकिन कम गांव ने इसे सर्टिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं गैप है डेटा में। स्टेट्स जल्दबाजी कर रही हैं गांव को सर्टिफाई करने में कि इस गांव में अब हर घर में पीने का पानी का कनेक्शन है, बट ग्राम पंचायत उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ना एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करवाया गया था जिसमें 13,300 विलेजेस में ना 3 लाख हाउस होल्ड्स का सर्वे करवाया गया। इसमें सामने आया कि 62% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहां पर अभी पीने का पानी का कनेक्शन है। राइटर कहते हैं यार इतना कम तो आपने सैंपल साइज लिया, इस सैंपल साइज के आधार पर आप असेसमेंट नहीं कर सकते, डेटा बहुत छोटा है। और यह भी इमर्ज होकर आया गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे ना 100% कंप्लायंस है, यानी हर गांव में पानी पहुंच गया है। लेकिन देखो ये तो वो स्टेट्स हैं ना जिनका बेस ऑलरेडी हाई था। ऑलरेडी हाई मतलब यहां तो पहले ही ज्यादातर हाउस होल्ड्स, रूरल हाउस होल्ड्स के पास पीने का पानी पहुंच गया था। बस थोड़े बहुत रूरल हाउस होल्ड्स ही ऐसे थे जहां पे पीने का पानी नहीं पहुंचा था। समझ गए? मतलब यहां पे सरकार के पास करने को बहुत कुछ था ही नहीं। एक तो आप उड़ीसा, बिहार जैसे स्टेट्स देखिए जहां पे सिर्फ मान लीजिए 20% रूरल हाउस होल्ड्स के पास पीने का पानी का कनेक्शन है। एक ये स्टेट्स देखिए गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहां पे ऑलरेडी मान लीजिए 90-95% रूरल हाउस होल्ड्स के पास पीने का पानी का कनेक्शन था। तो यहां पे सरकारों ने जो कुछ किया वो इतनी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ज्यादातर लोगों के पास में पीने का पानी का कनेक्शन था ही। तो राइटर ये कहते हैं देखो स्कीम की जो परफॉर्मेंस है ना वो एक इंडिपेंडेंट और फेयर तरीके से एसेस होनी चाहिए कि स्कीम ने कैसा काम किया है। कमियां पता लगेंगी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में, तभी तो आप सुधार करोगे ना स्कीम में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, भारत सरकार ने ना देश में साइंटिफिक रिसर्च को इंप्रूव करने के लिए एक स्टेप लिया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। ये बिल जल्द ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। इस बिल में प्रोविजन ये है, हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए ना एक बॉडी का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अभी तक ये काम देखो एक बोर्ड के द्वारा किया जा रहा था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, बट अब एक नई बॉडी जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इस बॉडी के द्वारा देश में साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने का काम किया जाएगा। 2023 से लेकर 2028 के बीच में, यानी आने वाले 5 सालों में एनआरएफ के पास यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के पास में बजट होगा 50,000 करोड़ का। हालांकि इसमें से 14,000 करोड़ सरकार लगाएगी और बाकी 36,000 करोड़ कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से आएगा, जिस पर भी कई सारे ग्रुप्स संदेह जता रहे हैं कि कॉर्पोरेट ग्रुप इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे देश में रिसर्च के लिए। वो देखने वाली बात होगी। कैसे ये बॉडी काम करेगी वो सारा कुछ हम देखते हैं। देखो, एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन से डिपार्टमेंट के पास होगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास में। इस रिसर्च फाउंडेशन में देखो, एक तो गवर्निंग बोर्ड होगा और दूसरा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी। दोनों के बारे में बात करते हैं। गवर्निंग बोर्ड में तो देखो बड़े बड़े रिसर्चर और प्रोफेशनल होंगे अलग अलग फील्ड से, और प्रधानमंत्री जो हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। जो भी प्रधानमंत्री होंगे ना देश के, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दोनों मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दोनों वाइस प्रेसिडेंट होंगे इस गवर्निंग बोर्ड के। और देखो, ये जो बोर्ड है ना, तमाम तरह के पॉलिसी संबंधी डिसीजंस लेगा, जैसे कि किस एरियाज में रिसर्च के लिए पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कैसे देश में रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। सारे पॉलिसी संबंधित फैसले जो हैं वो इस गवर्निंग बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। इसके साथ साथ एनआरएफ में यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को चलाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी जो इंप्लीमेंट करेगी चीज़ों को। मतलब बोर्ड तो पॉलिसी बनाएगा, अप्रूवल देगा, लेकिन उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। वो काम होगा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जिसको चेयर किया जाएगा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। समझ गए? जैसे देखो, आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए PWONLIS में पॉलिसी संबंधित फैसले जो है ना, वो टीम के साथ मिलके मेरे द्वारा लिए जाते हैं। जैसे बच्चों को प्रहार के नोट्स देने हैं, प्रहार के नोट्स हिंदी में देने हैं, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बच्चों को नोट्स देने हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। लेकिन अब उसे इंप्लीमेंट तो एक अलग टीम के द्वारा किया जाता है, अलग से एक ऑपरेशंस की टीम होती है, वो है एग्जीक्यूटिव टीम। सेम वैसे ही जैसे कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन इंप्लीमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन होंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है एनआरएफ का? ऑब्जेक्टिव देखो सिंपल है, रिसर्च को प्रमोट करना, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंस में, आर्ट्स में, क्रिएटिविटी हमारे देश में लेके आना, सिटीजन्स में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, नेशनल प्रायोरिटीज को एड्रेस करना। नेशनल प्रायोरिटीज जैसे देखो क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, ये जो नेशनल प्रायोरिटीज है ना देश की, इनको एड्रेस करना, ये भी काम होगा एनआरएफ का। तीसरे नंबर पे ये इंश्योर करना ज़्यादा फंड मिले रिसर्च के लिए, हमारे देश में रिसर्च के लिए पैसा दोनों तरफ से आए, सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट बॉडीज़ की तरफ से भी। अभी देखो हमारे देश में ना सिर्फ ऑलमोस्ट 0.7% ऑफ जीडीपी जो है वो R&D में खर्च होता है, जबकि देखो कई सारे देशों में, साउथ कोरिया जैसे देशों में ये आंकड़ा 3 से लेकर 5% के बीच में है।
तो इंडिया को बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए R&D में। तो NRF बॉडी का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, रिसर्च के लिए ज़्यादा पैसा आएगा, आउटपुट भी ज़्यादा अच्छी आएगी, इंडिया बेहतर ढंग से दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, साइंटिफिक कोलैबोरेशन और ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे देखो NRF आने के बाद में सेंट्रलाइज्ड फंडिंग मैकेनिज्म होगा देश में साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ में साइंटिफिक रिसर्च हमारे देश में अलाइन होगी। मान लीजिए नेशनल प्रायोरिटी अभी ये है, क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है, तो NRF भी उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा अप्रूवल देगी, उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देगी जो क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो मतलब नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलेगा। हालांकि इसी पॉइंट को आप नेगेटिव वे में भी कह सकते हो कि पहले ना अलग अलग मैकेनिज्म हुआ करता था फंडिंग के लिए, लेकिन अभी सिर्फ एक ही बॉडी होगी, तो फिर रिसर्च के लिए पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा रिसर्चर्स को। दोनों वे में इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज, NRF इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन को एंकरेज करेगा। देखो जो रिसर्च है ना वो इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए ताकि रिसर्च का फायदा भी हो। दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है बेसिक रिसर्च, बेसिक साइंस में रिसर्च हो रही है, एक होती है अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च ऐसे चल रही है कि जिसका इस्तेमाल भी हो सके इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ना सरकार अप्लाइड रिसर्च पे भी फोकस करना चाहती है कि जो रिसर्च हो उसकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी हो मार्केट में, उसके बेस पे प्रोडक्ट भी बने, बिके और वो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी हो। नेक्स्ट, NRF प्रमोट करेगा कि साइंस फंडिंग का डेमोक्रेटाइजेशन हो। कैसे? देखो NRF ना एक सिस्टम तैयार करेगा कि जो रिसर्च करने के लिए प्रपोजल है ना उनको ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में रिव्यू किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फंड लेने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही जो लोग हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट उन्हीं को रिसर्च के लिए पैसा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट में NRF देखो उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा देगा जैसे समाज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अगर कुछ रिसर्च होती है तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी NRF पैसा अप्रूव करेगा। जैसे देखो दिल्ली और आसपास के इलाकों में पोल्यूशन की समस्या काफ़ी बड़ी हो जाती है सर्दियों में, ये सोशल प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी पैसा अप्रूव किया जाएगा। फिर डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस, बोर्ड के पास में सारी पावर्स होगी, मतलब कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास में सारी पावर होगी, वही डिसाइड करेंगे किसे रिसर्च मिलनी है, किसे रिसर्च के लिए पैसा मिलना है, किसे नहीं मिलना है। तो कुछ ही हाथों में इतनी ज़्यादा पावर्स रख देना ठीक नहीं है। नेक्स्ट, NRF को चलाया जाएगा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा जिसके चेयरमैन होंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट। ऐसा ना हो जाए कि ब्यूरोक्रेट्स इस बॉडी को चलाने लगे पूरी तरह से और रिसर्च के लिए जो प्रपोजल आया है उसे एक्सेप्ट होने में बहुत समय लग जाए। मतलब रिसर्च की प्रोग्रेस में डिले नहीं होना चाहिए, बट डर है ये कि ब्यूरोक्रेट्स प्रोसेस को डिले कर देंगे। सबसे लास्ट में, मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया गया ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर में, तो करप्शन का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। पैसे लेके साइंटिस्ट के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाएगा। इस पॉइंट में आप ये भी कह सकते हो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कुछ साइंटिस्ट अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल ले सकते हैं। पॉइंट्स देखो डिसएडवांटेजेस में और भी हैं, आप भी सोच के देखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा क्यों ही कंट्रीब्यूट करेगा, प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना मोटिवेशन नहीं होगा। दूसरा, सरकार कहती है कि अप्लाइड रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब वो रिसर्च जिससे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बने जिसका मार्केट में इस्तेमाल किया जा सके। बेसिक रिसर्च भी देखो क्यूरोसिटी पर आधारित होती है। आज की जो बेसिक रिसर्च है कल की वो अप्लाइड साइंस बनती है, तो बेसिक रिसर्च को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्यूरोसिटी वाली रिसर्च। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया NRF के बारे में। अब देखो न्यूज़पेपर वाले सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले पुतिन से संबंधित आर्टिकल है। देखो वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जो रशिया की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था यूक्रेन के अगेंस्ट, इस ग्रुप ने ना म्यूटिनी कर दी रशिया की मिलिट्री लीडरशिप के अगेंस्ट में। तो पिछले 23 सालों से जो पुतिन रशिया पर राज कर रहे हैं ना, उस लगातार पुतिन की हुकूमत को चैलेंज मिला वैगनर ग्रुप की म्यूटिनी से।
पुतिन देखो ऐसे रूलर माने जाते हैं जिनके फैसलों के अगेंस्ट कोई बोल भी नहीं सकता, एक्ट करना तो दूर की बात है। जैसे अभी रशिया में यूक्रेन वार को क्रिटिसाइज भी कर दिया जाए, उसे भी जबरदस्त पनिशमेंट मिलती है। बट वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन, उनको छोड़ दिया पुतिन ने, अभी वो बेलारूस में चले गए। भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट पुतिन ने गलती की यूक्रेन वार स्टार्ट करके। यूक्रेन वार स्टार्ट होने से पहले ना रशिया का जो दबदबा है ना बढ़ रहा था। कैसे? क्रीमिया को ले लिया रशिया ने 2014 में, 2008 में जॉर्जिया को सबक सिखाया, सीरिया में सिविल वार को ख़त्म करवा दिया, असद रेजिम बच गया, जबकि यूएसए चाहता था असद रेजिम ख़त्म हो। तो ये सारी चीज़ें रशिया ने की, रशिया का दबदबा बढ़ रहा था। बट यूक्रेन वार स्टार्ट होते ही रशिया का जो क्लाउट है वर्ल्ड में बहुत कम हो गया। शायद पुतिन को ये लगता था कि जल्द ही वो यूक्रेन वार में विक्ट्री हासिल कर लेंगे, लेकिन बहुत लंबा खिंच गया वार और रशिया झेल नहीं पा रहा है चीज़ों को। तो पुतिन आगे सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो देखो यूक्रेन वार से चीज लिंक हो गई है। अगर यूक्रेन वार में पुतिन जीत जाते हैं ना तो पुतिन बहुत स्ट्रांग होकर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद देखो एक बड़ा सा आर्टिकल आया है ग्रीडफ्लेशन के द्वारा। ये क्या आर्टिकल है? देखो ग्रीडफ्लेशन एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये है कि मार्केट में जो महंगाई है ना, चीजें महंगी बिक रही है ना, वो किसकी वजह से है? वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से नहीं है, वो है कॉर्पोरेट ग्रुप्स की ग्रीड की वजह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने ना जानबूझ के जरूरी जो वस्तुएं हैं ना उनके दाम इंक्रीज कर दिए हैं ताकि कॉर्पोरेट ग्रुप्स ज़्यादा पैसा कमा सकें। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। ग्रीडफ्लेशन मतलब महंगाई कॉर्पोरेट ग्रुप्स की ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से। वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। उनकी जो इनपुट कॉस्ट आती है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आता है ना, उससे कहीं ज़्यादा गुना कमाने के लालच में वो प्रोडक्ट को महंगा बेचते हैं। जैसे 2 रुपये की चीज़ बनी, कोई दवाई 2 रुपये की बनी, उसे बेचा गया 200 रुपये में, तो ये ग्रीडफ्लेशन है। हालांकि ग्रीडफ्लेशन टर्म को ना चैलेंज भी किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। वो बोलते हैं कि देखो कॉर्पोरेट ग्रुप्स ना अपनी मर्जी से प्राइस नहीं तय कर सकते कई चीज़ों के, उन्हें ना ऐसा प्राइस तय करना पड़ता है जो कंज्यूमर देने को तैयार हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस रख दोगे ना तो कंज्यूमर परचेज ही नहीं करेगा प्रोडक्ट, उसका बिकेगा ही नहीं। बट इसके जवाब में ग्रीडफ्लेशन के समर्थक ये कहते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने ना मोनोपोली बना ली है, कंज्यूमर के पास कोई चारा ही नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को परचेज ही करेगा चाहे कितना भी दाम रख दे कॉर्पोरेट ग्रुप वाले। तो ये ग्रीडफ्लेशन है। समझ गए? ग्रीडफ्लेशन मतलब कॉर्पोरेट ग्रुप के लालच की वजह से महंगाई, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट्स के दाम ज्यादा रखे हैं। अब इसके बाद ये आर्टिकल ना इंडियन एक्सप्रेस का है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये आज का, डार्क पैटर्न का। डार्क पैटर्न क्या होता है? देखो काफी सारी बार ना आप देखते हो कि कुछ वेबसाइट्स ना ट्रिक अपनाती हैं, बार बार एडवर्टाइजमेंट देती हैं। मैं अब निकाल लेता हूं, ये आ गया। बार बार एडवर्टाइजमेंट देती हैं और हम ना उस एडवर्टाइजमेंट को क्लोज भी नहीं कर पाते क्योंकि क्रॉस का निशान होता ही नहीं है, होता है तो बहुत छोटा होता है। कई बार तो क्रॉस के निशान पे हम क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक हो जाता है। तो ये है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न मतलब वेबसाइट जानबूझ के हमें वो करवाना चाह रही है जो हम करना ही नहीं चाहते हैं। तो सरकार ने ना अभी एक टास्क फोर्स का गठन किया है, 17 मेंबर्स की टास्क फोर्स है, ताकि कंज्यूमर्स को बचाने के लिए ना गाइडलाइंस दी जा सकें। ये बढ़िया पॉइंट है, आप लिख सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट्स खास करके ऐसा करती हैं, तो वहां पे ये एग्जांपल आप दे सकते हो। अब लास्ट में समरी के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। नाटो वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। कंटेक्स्ट क्या है? यूएस चाहता है इंडिया नाटो में शामिल हो। नाटो क्या है, नाटो प्लस क्या है, ये हमने डिस्कस किया। बेनिफिट्स क्या होंगे इंडिया को नाटो ज्वाइन करने से? सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आ जाएगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी बढ़िया वाली, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन नुकसान क्या होगा? रशिया के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, चाइना के संदर्भ में हमारी जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल ताइवान के इशू पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी डाइल्यूट हो जाएगी, जिसकी हमारे पड़ोसी देश भी हमारी तारीफ करते हैं कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेता है, ना कि किसी के दबाव में आके। वो चीज़ हमारी डाइल्यूट हो जाएगी। तो इंडिया को क्वाड पे फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद पानी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि
पोर्टेबल टेप वाटर यानी पीने योग्य पानी हर घर को मिलना ये ज़रूरी है। इसके लिए जल जीवन मिशन है। सरकार 2024 से पहले सभी रूरल हाउस होल्ड को पानी पहुंचाना चाहती है, लेकिन अभी डेटा ये कहता है कि 64% रूरल हाउस होल्ड्स को सरकार पानी पहुंचा पाई है इस मिशन के अंतर्गत। रीज़न कोविड-19 की महामारी और यूक्रेन वार, जिसकी वजह से ये मिशन जो है वो थोड़ा स्लो पड़ गया। लेकिन देखो नंबर्स भी रिलायबल नहीं है, स्टेट्स का डेटा है, लेकिन ग्राम पंचायत कहती है इतने गांव अभी पूरी तरह से हर गांव में, मतलब इतने गांव में पीने का पानी नहीं मिला है। स्टेट गवर्नमेंट 1,17,000 का आंकड़ा देती है, सिर्फ 60,000 गांव कहते हैं कि हाँ हमारे गांव में हर एक को पीने का पानी मिला है। और जिन राज्यों में हर एक रूरल हाउस होल्ड को पीने का पानी मिल रहा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, देखो ये राज्य तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। कुछ भी कर ले सरकार, इस मिशन के टारगेट को तो अचीव नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस सिग्निफिकेंट है। डेटा में ट्रांसपेरेंसी लेके आए सरकार, इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। वेबसाइट पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा, वहाँ पे आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो इवेल्युएट भी किए जाएंगे। तो वेबसाइट पे जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए।